वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशांक एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। और आपको हम आज सीटेट के उद्देश्य से हम चल रहे हैं, सीटेट क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, संवेगात्मक विकास के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। तो देखते हैं संवेगात्मक विकास क्या है। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर जो है ये सीटेट को लेके चल रहे हैं, हम लोग सीटेट को देखते हैं ये क्या है। बात आती है संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक विकास कहता है संवेग शब्द, जो संवेग शब्द बना है, जो संवेग शब्द है आपको दिखाई दे रहा होगा। संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन, अंग्रेजी शब्द के इमोशन से बराबर है, जो लैटिन भाषा के इमोवेयर लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है हलचल या उथल पुथल। अब आगे बात करते हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं, आते हैं संवेग की प्रमुख परिभाषाएं, संवेगों की प्रमुख परिभाषाएं। तो बहुत सारे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चलता है, कौन कौन वैज्ञानिक क्या किस चीज़ की बातें करते हैं, देखते हैं। तो पहले वैज्ञानिक हमारे हैं रॉस महोदय जी कहते हैं कि संवेग चेतना का वह अवस्था है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। वही बात आगे करते हैं हमारे वुडवर्थ कहते हैं। देखिए, हम थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो जाएगी इसकी। चलिए आराम से देखते हैं हम लोग। तो देखिए आराम से चलते हैं, तो आगे बात करते हैं। तो वुडवर्थ महोदय कहते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ महोदय जी कहते हैं कि जो ये संवेग है ये व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वैलेंटाइन महोदय जी कहते हैं कि संवेग रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं तब संवेग जन्म लेते हैं। अगली परिभाषा है जर्सल्ड की। जर्सल्ड महोदय जी कहते हैं किसी प्रकार से आवेश में आने वाले, उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को संवेग कहते हैं। वहीं पर पीटी यंग महोदय जी कहते हैं कि संवेग मनोशारीरिक कारणों से पैदा हुआ उपद्रव है। अब आगे की बात करते हैं, आगे आता है संवेगों का विभाजन। क्या आता है? संवेगों का विभाजन। संवेगों के विभाजन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखिए, संवेगों का विभाजन पाता है वाटसन महोदय कहते हैं वाटसन का विभाजन अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करते हैं। अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करते हैं और करके वाटसन जी ने बताया कि शिशु में भय, क्रोध और स्नेह 3 संवेग पाए जाते हैं। वाटसन महोदय का कहना है कि ये जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं इनके अंदर 3 प्रकार के जो होते संवेग पाए जाते हैं। पहला है भय, क्रोध, स्नेह, ये तीनों प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग, अब आगे की बात करते हैं ब्रिजेस का विभाजन। ब्रिजेस जी कहते हैं जन्म के समय उत्तेजना। पहली बात क्या आती है? जन्म के समय उत्तेजना। और जन्म के समय उत्तेजना, उसके बाद बातें आती हैं 3 महीने पर आनंद और कष्ट की उत्तेजना। उसके बाद आती है 6 महीने पर क्रोध और घृणा और भय आ जाता है। 12 महीने पर स्नेह और उल्लास आ जाता है। उसके बाद देखिए, और 18 महीने पर ईर्ष्या जन्म ले लेती है। उसके बाद 18 महीने पर ईर्ष्या आती है। उसके बाद 24 महीने पर हर्ष आ जाता है। अच्छा, अब संवेगों के प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं हम लोग। संवेगों के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? चलिए हम सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। सिद्धांतों को हम लोग देखते हैं, सिद्धांत क्या क्या है, कौन कौन से सिद्धांत हैं। देखिए, सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रमुख सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत। पहला सिद्धांत किसने दिया है? जेम्स लैंग सिद्धांत ने दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संवेगात्मक संवेगात्मक अनुभव से पहले होता है। और उसके बाद आते हैं कैननबर्ड का सिद्धांत कहता है इस संवेग का हाइपोथैलेमस सिद्धांत भी कहते हैं।
कैनन बॉर्ड सिद्धांत महोदय जी कहते हैं, उनका सिद्धांत है, वो कहते हैं कि ये जो संवेग है ना, ये संवेग जो है हाइपोथैलेमस, किससे, हाइपोथैलेमस सिद्धांत भी कहते हैं इसको, जिसके अनुसार व्यवहार और संवेग एक साथ घटित होते हैं। अच्छा, अब अगली बात आती है, अगली बात करते हैं हम लोग सेक्टर सेंगर का सिद्धांत। सेक्टर सेंगर का सिद्धांत कहता है कि इस संवेग द्विकारक सिद्धांत भी कहा जाता है, और जिसके अनुसार संवेग का प्रकटीकरण शारीरिक उत्तेजना का या संज्ञानात्मक समझ इन दो तत्वों पर निर्भर करती है। अगली बात आती है, आगे चलते हैं, संवेगों पर नियंत्रण या विधियाँ। नियंत्रण की विधियाँ कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विचरण विधि, जिसे हम अरस्तु महोदय जी ने दिया है, और मार्गांतरीकरण विधि फ्रायड महोदय जी ने दिया है। विचरण की विधि अरस्तु महोदय ने दिया, और मार्गांतरीकरण की विधि जो है फ्रायड महोदय ने दिया, और शोधन विधि का फ्रायड महोदय ने दिया। दमन विधि भी फ्रायड महोदय ने दिया। अध्यवसाय विधि भी दिया, इन्होंने ही दिया, फ्रायड महोदय ने। अब आगे बात आती है संवेगों की विशेषताएं। संवेगों की विशेषताओं की बात करते हैं। संवेग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। संवेग की निम्न विशेषता है। निम्न विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पहला आता है व्यापकता। पहली विशेषता है व्यापकता। दूसरी विशेषता है स्थानांतरण, और तीसरी विशेषता है व्यक्तिगत विभिन्नता, और चौथी विभिन्नता है परिवर्तनशीलता, और पांचवी विशेषता है अनिश्चितता, छठी है मतभ्रष्टता, और सातवीं है मूल प्रवृत्ति की वजह से जन्म, और आठवीं है सुखद या दुखद। अब उसके बाद आती है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की बात करते हैं। सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। तो सबसे पहले सामाजिक विकास के महोदय जिन्होंने दिया, जिनका नाम है सोरेनसन महोदय। सोरेनसन महोदय की परिभाषा उन्होंने कहा कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि है। और रास महोदय जी कहते हैं, रास महोदय की कहना है कि जो हमारा सामाजिक है वो किस प्रकार का है, सामाजिक विकास क्या है। तो सामाजिक विकास की बात करते हैं तो रास महोदय जी ने कहा कि सहयोग करने वाले लोग, हम भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। उससे हरलॉक महोदय जी ने कहा। हरलॉक महोदय जी अपने अनुसार कहते हैं सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास में कहते हैं, उनका कहना है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। अगली हेडिंग आती है शैशव अवस्था में शारीरिक विकास। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होती है। हरलॉक महोदय जी ने शिशु के शैशव अवस्था के विकास का निम्नलिखित वर्णन किया। पहला उन्होंने क्या कहा। पहला वर्णन उनका कहना है कि प्रथम माह में शिशु व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता, केवल रुदन और नेत्रों में गति दिखाई देती है। वह तीव्र प्रकाश और ध्वनि के फलस्वरूप प्रतिक्रिया करता है। और दूसरा उनका कहना है, परिभाषा उनकी है, वो कहते हैं कि दूसरे माह में वह किसी भी आवाज़ को सुनकर सिर घुमाने लगता है और दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। तीसरे महीने में जब उससे कोई बात नहीं करता या ताली बजाता है तो वह रोते रोते चुप हो जाता है, अपनी माँ को पहचानने लगता है। अच्छा, अगली हेडिंग उन्होंने कहा, अगली बार उन्होंने कहा कि चौथे महीने में वह अपने आसपास आने वाले, उसे छोड़कर जाने वाले व्यक्ति को ओर देखता रहता है, बोलने से मुस्कुराता है, साथ खेलने से हंसता है। और पाँचवें महीने की बात करते हैं तो पाँचवें महीने में वह हंसने और डांटने अर्थात प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। छठे महीने में शिशु परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है। वह परिचितों के पास आना चाहता है परंतु अपरिचितों से डरता है। शिशु बड़े के प्रति प्रायः कुछ आक्रामक प्रकार का व्यवहार करता है। वह बड़े के बाल पकड़ने, चश्मा, घड़ी आदि खींचने लगता है छठे महीने में। अब बातें आती हैं सातवां महीना। सातवां पॉइंट में बात आती है 9वें माह में शिशु दूसरे के शब्दों, हाव भाव, कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है। अब बात आती है
जब 8वें पॉइंट में कहता है, जब बच्चा 1 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों के हिल मिल जाता है, वह किसी अनुचित काम को करने पर बड़े के मना करने पर मान जाता है तथा अपरिचितों के प्रति अपना भय तथा अपना नापसंदगी दर्शाता है। उसके बाद आती है अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट कहता है, 2 वर्ष के आयु के शिशु घर के सदस्यों और उनके कार्यों को सहयोग देने लगता है। इस प्रकार की क्रियाओं को वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करने लगता है। अगली पॉइंट है 10वां पॉइंट कहता है, 3 वर्ष की आयु के पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ रहन सहन खेलने लगता है। खिलौनों के आदान प्रदान तथा विभिन्न कार्यों से परस्पर सहयोग के द्वारा वह अन्य बालकों को संपर्क बनाता है तथा उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध बनाता है। अगली बात आती है, चौथे वर्ष के दौरान शिशु नर्सरी विद्यालय में जाने लगता है। वह नए नए व्यक्तियों तथा बालकों से मिलता है तथा उनके साथ सामाजिक संबंध बनाता है। इस अवधि में वह अपने नर्सरी विद्यालय के नए सामाजिक वातावरण में वो समायोजित करता है। अब आगे की बात करते हैं। अगली पॉइंट कहता है 12वां पॉइंट कहता है कि 5वें वर्ष में शिशु नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है। जिस समूह से सदस्य होते हैं उसके द्वारा प्रकृति प्रतिमानों और मानकों के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करता है। 13वां पॉइंट कहता है, 6वें वर्ष में शिशु प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है, जहाँ पर वह नए दोस्त बनाता है। अगली बात आती है भाषा का विकास। भाषा के विकास की बात करते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा है भाषा विकास। भाषा विकास में क्या क्या होता है? भाषा विकास की बातें हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि भाषा विकास के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है, जिसे हम थ, फ, च स्वनिम ध्वनियाँ कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई रूपिम है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई रूपिम है। उसके बाद आती है भाषा। रिबिल ने बच्चे को रुदन के आपातकालीन श्वसन माना है और भाषा की दृष्टि से प्रारंभिक बचपन सबसे संवेदनशील अवस्था है। हकलाना और तुतलाना कोई बीमारी नहीं बल्कि भाषा विकार है। हकलाने को संवर्धित वाक्य द्वारा छुड़वाया जा सकता है। बालक में शुरुआती शब्द विशेषण होता है। बालक की शुरुआती भाषा रुदन या बड़बड़ाना तथा हाव भाव से शुरू होता है। 2 वर्षों के बालक लगभग 2 शब्दों से के 50 वाक्य बोलते हैं। उसके बाद आता है भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत के अनुसार हम लोग देखते हैं, नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत है कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। नॉम चॉम्स्की महोदय जी कहते हैं कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती है और भाषा को ग्रहण करने के लिए हमारे पास भाषा ग्रहण यंत्र यानी लैड होता है। दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना यूजीएस या जनरेटिव ग्रामर होती है। उसके बाद आगे की बात हम लोग करते हैं। अगली बात होती है, सभी बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में बोलने लगते हैं। और अगला सिद्धांत हमारा है स्किनर का सिद्धांत। महोदय जी कहते हैं, स्किनर महोदय का मानना है, वो कहते हैं कि इस सिद्धांत को वातावरणीय क्रिया प्रसूत अनुकरण सबलीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिनके 3 चरण हैं। पहला कौन सा है? अनुकरण में माता पिता द्वारा शब्दों का अनुकरण करना। दूसरा है साहचर्य, शब्द और वस्तु के आपस में जोड़ना। तीसरा है सबलीकरण, माता पिता सिर्फ सही साहचर्य को बढ़ावा देंगे। ये इसके बाद आते हैं हम अगले बात, भाषा का सापेक्षता का सिद्धांत। यह सिद्धांत ली फोर्न ने दिया, जिनका मानना है कि भाषा वस्तु सापेक्ष होती है। जिस भाषा में जो वस्तु होती है वहाँ इसके कई नाम होते हैं, लेकिन जन्म वस्तु वही जहाँ वस्तु नहीं होती वहाँ एक या दो कोई नाम नहीं होता। जैसे चाउमीन,
ये क्या है? चाउमीन। भाषा के परिपक्वता का सिद्धांत, यह सिद्धांत विज्ञान की श्रेणी में आता है। इसका मानना है कि भाषा विकास तभी संभव है जब बालक के भाषा प्रयोग में शामिल अंगों जैसे वाक्य यंत्र आदि परिपक्व हो जाते हैं। आगे की बात करते हैं सृजनात्मक विकास। सृजनात्मक विकास की बात में कौन कौन आता है? सृजनात्मक विकासों की में देखते हैं हम लोग क्या है, कोई सृजनात्मक विकास हम लोग देखते हैं कोई कोई नई वस्तु बनाना या कोई नया विचार देना सृजनात्मक विकास होता है। जैसे परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? परिभाषाएं क्रो एंड क्रो का मानना है सृजनात्मक मौलिकता परिणामों या को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उसके बाद जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि सृजनशीलता वह मानवीय योग्यता है जिसके नवीन रचना या नवीन विचार का जन्म होता है। रूस मौजा का मानना है कि सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी प्रकार के कार्य में हो सकती है। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। आगे हम आते हैं अगले पॉइंट में। डिहान महोदय जी का है, डिहान और हेम्बिंगस्ट कहते हैं कि सृजनशीलता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्ति करती है। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकता है जिसने उसे प्रस्तुत किया। कोल और ब्रूस सृजनशीलता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता का क्रिया है। उसके बाद आती है सृजनात्मकता के तत्व के बारे में हम लोग बात करते हैं। धारा प्रवाह पहली पॉइंट है। उसके बाद है लचीलापन, मौलिकता, विस्तार या व्याख्या। उसके बाद बातें आती हैं सृजनात्मकता के चरण के अंदर कौन कौन आता है? ग्राहम वॉल्स के अनुसार हमने देखा कि सृजनात्मकता में निम्नलिखित चार चरण हैं। कौन बताए गए हैं? कौन कौन से? पहला है आयोजन या तैयारी, दूसरा है उद्भवन या सुप्तावस्था, तीसरा है उद्भाषण या प्रकाशन, चौथा है सत्यापन एवं मूल्यांकन। अब बातें आती हैं सृजनात्मकता के स्तर के अंतर्गत टेलर महोदय जी ने बताया कि सृजनात्मकता के निम्नलिखित 5 स्तर बताए गए हैं। पहला कौन कौन? अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मकता, उत्पादक सृजनात्मकता, अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता, नवाचारी सृजनात्मकता या फिर उदयात्मक सृजनात्मकता। उसके बाद आगे की पॉइंट आती है सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत। सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता अचानक ही आती है। प्रामस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मक व्यक्तियों में दायां गोलार्ध प्रबल होता है जबकि तार्किक व्यक्तियों में बायां गोलार्ध प्रबल होता है। उसके आगे की बात करते हैं प्रमुख बिंदु में कौन कौन आते हैं? प्रमुख बिंदु के अंतर्गत आते हैं टारेंस ने सृजनात्मकता बालकों के 84 गुण बताए हैं। कितने गुण बताए हैं? 84 गुण बताए हैं। कौन कौन से देखते हैं। सृजनात्मकता की ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक ओशबर्न है। कौन है? ओशबर्न। इस बात को ध्यान देना कि ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन के विधि के जनक ओशबर्न महोदय जी हैं। अगली पॉइंट आती है गिलफोर्ड और टारेंस महोदय जी कहते हैं कि सृजनात्मकता के निम्नलिखित 4 परीक्षण बताए गए। कौन कौन से बताए गए? पहला है टिन के डिब्बों से परीक्षण, उसके बाद है उत्पाद सुधार परीक्षण, उसके बाद है वृत्त परीक्षण, उसके बाद है चित्र निर्माण परीक्षण। अगली बात आती है अगला पॉइंट, इसके अलावा भारत के वीके पासी तथा बाकर मेहदी ने सृजनात्मक परीक्षण बनाए जिसमें क्रमशः 6 से 4 परीक्षण आते हैं। आगे कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक का इतिहास। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की बातें हम लोग करते हैं। मनोवैज्ञानिक
यानी मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द के बराबर है, अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द के बराबर है। अच्छा, अब आगे की बात हम लोग करते हैं, थोड़ा हम लोग पॉइंटर बदल लेते हैं, देखते हैं। जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से साइको साइक साइक एंड लॉगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आत्मा और मन का विज्ञान, जिसका अर्थ है आत्मा और मन का विज्ञान। आत्मा और मन के विज्ञान की बात की जा रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास बता पाना कोई आसान बात नहीं है। जैसे कि एविंग्स हॉस ने कहा, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। इतिहास छोटा है लेकिन मनोविज्ञान बहुत लंबा है। इस प्रकार फिर भी मनोविज्ञान के इतिहास को निम्नलिखित निम्नलिखित चार भागों में निम्नलिखित चार भागों में बांट सकते हैं। आगे की बात हम लोग करते हैं, आगे कौन कौन सा है। फिर भी मनोविज्ञान के इतिहास को निम्नलिखित चार भागों में बांट सकते हैं। आत्मा का विज्ञान, पहली बात आती है कि आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान इक्वल टू आत्मा का विज्ञान। प्राचीन यूनानी दार्शनिक मनोविज्ञान को दर्शन का हिस्सा होने के कारण आत्मा का विज्ञान माना, जिसमें प्लेटो महोदय और अरस्तु तथा डेकार्टे के नाम प्रमुख हैं। लेकिन दर्शन का हिस्सा होने के कारण आत्मा विज्ञान कहा गया, तो जिसमें माना गया कि प्लेटो और अरस्तु का डेकार्टे के नाम प्रमुख हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप साफ न होने के कारण 16वीं शताब्दी तक इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है मन का विज्ञान। किसकी बात आती है? मन का विज्ञान। तो मन के विज्ञान की बात आगे चलती है तो 16वीं शताब्दी में पंपनौजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। यह विचारधारा 19वीं शताब्दी तक चली। उसके बाद चेतना का विज्ञान आया। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने मनोवैज्ञानिक का चेतना का विज्ञान माना। विचारधारा 20वीं शताब्दी तक शुरुआत तक चली। उसके बाद शताब्दी तक चली। व्यवहार का विज्ञान भी कहा गया इसी को। 20वीं शताब्दी में वाटसन महोदय जी ने व्यवहार का विज्ञान माना। यह विचारधारा आज तक चल रही है। अब आगे की बात आती है मनोवैज्ञानिक की प्रमुख परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिक की प्रमुख परिभाषाएं हैं उडवर्थ बिल्कुल सही कहा। मनोवैज्ञानिक ने पहले अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, अंत में चेतना को त्याग कर आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया है। परिभाषा बोरेन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रियाओं से संबंधित है। अब आगे आते हैं मोर्गन महोदय के अनुसार माना गया कि मनोविज्ञान मानव एवं शिशु पशु व्यवहार का विज्ञान है। जिम्बार्डो ने के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। उसके बाद हिलगार्ड एंड एटकिंसन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान वह व्यवहार का आध्यात्मिक विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। और मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण का व्यवहार एवं धनात्मक विज्ञान है। आगे आते हैं बोरिंग के अनुसार। बोरिंग महोदय जी भी कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की विज्ञान की खोज से है। और गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। और गार्डनर मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों को उनके वातावरण के प्रति अनुक्रिया का अध्ययन करता है।
उसके बाद आता है शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास के बारे में हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। हम रूसो को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, जिसके प्रयासों में बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा जन्म हुआ और शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिकता का आधारशिला 1879 में स्टेनले हॉल द्वारा रखी गई। 1900 में मनोविश्लेषणवाद के कुछ लोग शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को वास्तविक शुरुआत एक विषय के रूप में 1920 में थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी से मिली। इसलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी से मिली। उसके बाद बातें आती हैं, अगला हम लोग देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। तो कार्ल सनिक के अनुसार, कार्ल सनिक जी का कहना है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था से सीखने के अनुभव का वर्णन करता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा तथा अधिगम से संबंधित होती है। और ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्ष का अध्ययन। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अब आगे की बात करते हैं। सारे एवं टेलफोर्ड के अनुसार कहते हैं, उनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोविज्ञान पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। जॉन एफ ट्रेवर्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिससे छात्र शिक्षण अध्यापन का क्रम अध्ययन किया जाता है। उसके बाद मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय में कौन कौन आते हैं? मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा तात्पर्य उन विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया, जिसमें से प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। पहले, संरचनावाद। यह मनोविज्ञानी का सबसे पुराना संप्रदाय है। इसका जनक उंट और टिचनर को माना जाता है। 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में उंट ने मनोविज्ञानी की पहली प्रयोगशाला खोली। उसके बाद उंट के अनुसार हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है। चेतना की एक संरचना है जिसकी 3 अंग है, संवेदना, भाव और प्रतिमा। और पहली मनोविज्ञानशाला खोलने वाले उंट को मनोविज्ञान प्रयोगशाला विधि के प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। क्योंकि चेतना दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए संरचनावादी की अध्ययन विधि अंतः दर्शन विधि कहलाई। उसके बाद आता है प्रकार्यवाद, यानी प्रकार्यवाद आते हैं। उसके बाद आते हैं इस संप्रदाय के विलियम जेम्स नेतृत्व में स्थापित किया गया। इसमें चेतना के कार्यों पर फोकस किया गया। विलियम जेम्स के पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक मानते हैं, जिसमें जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरे प्रयोगशाला खोली और जेम्स ने चेतना का धारा प्रवाह का आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा भी दिया, इसलिए जेम्स को मनोवैज्ञानिक जनक भी मानते हैं। अब आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की बात करते हैं। 1913 में इस संप्रदाय की शुरुआत होती है। अमेरिका के जे बी वाटसन के नेतृत्व में हुई, जो कि हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और वाटसन ने चेतना का स्वरूप अस्पष्ट न होने के कारण चेतना का अस्वीकार करते हुए बाहरी व्यवहारों का अध्ययन पर जोर दिया, इसलिए इनकी विधि को बाह्य दर्शन विधि कहा गया। उद्दीपक बाहरी वातावरण में होता है। अब बात आते हैं जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं। वाटसन ने SOR फार्मूला का प्रस्ताव पास किया। उन्होंने व्यवहारवाद पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म की रचना की और यह वाटसन की ही देन है कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब उसके बाद आते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद की बात अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे दोस्तों, जहाँ तक हम लोग आपको बताया, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। एक बार हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि आप आसांक एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।